राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। जानना चाहेंगे फ्रेडरिक के बारे में, क्या फिल्म है, क्या प्लॉट है और ये कहानी कैसे अलग रहेगी और कहानियों से? इसमें बहुत सारी बातें अलग है इस फिल्म में। ऐसा नहीं कि स्टोरी तो क्या है कि एक आईबी एजेंट है, उसकी जो सस्पेंडेड है उसकी सिस्टर का किडनैप होता है और वो मसूरी जाता है उसे रेस्क्यू करने के लिए अगेंस्ट लॉ, क्योंकि बॉम्बे से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती उसे। और ये प्लान एक बनाया जाता है, इस प्लान के तहत वो मसूरी में निकलता है। प्लान बनाती है उसकी वाइफ जो तुलना प्ले कर रही है। अब वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वहाँ एक नाम है फ्रेडरिक, चारों तरफ फ्रेडरिक के ही चर्चे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। उसके नेक्सस में जो भी लोग हैं वो फ्रेडरिक को नहीं जानते, उन्होंने फ्रेडरिक को देखा नहीं। एक इतना बड़ा नेक्सस जिसका मालिक कौन है वो कोई नहीं जानता। तो क्या भूत चला रहा है, प्रेत चला रहा है, या वो है, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हीरो है जिसे कोई हार्म करना नहीं चाहता, हीरो उस नेक्सस में किसी को भी मारता है, कुछ भी करता है, पर उस पर अटैक नहीं होता। ऐसी क्या बात थी कि हीरो को बचाया जा रहा है या हीरो को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अगर हीरो को नुकसान पहुंचाता है तो फ्रेडरिक उसे पनिश करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कभी मैंने फिल्मों में, ये फिल्म जब मैं लिख रहा था तो मैंने कोशिश की थी कि शायद, क्योंकि बचपन से एक उम्र गुजार चुका हूँ, मैं बहुत सारी फिल्में देखी हैं और अच्छी जो फिल्में लगती है उसको मैंने कई बार देखता हूँ। तो एक सोच थी कि कभी भी मैं फिल्म बनाऊँ तो क्यों ना सब चीज़ों को, जो चीज़ मैं देख चुका हूँ उससे अलग बनाऊँ। देखी हुई चीज़ रिपीट करना मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। और नॉर्मल लाइफ में भी मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं जब बातें भी करता हूँ या मजाक मस्ती भी होती है, कुछ भी होती है, तो मैं थोड़े अलग अंदाज से पेश आता हूँ। यही वजह थी कि मेरे दोस्तों ने, मेरे खास मनीष जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तू यार फिल्म बना। कई सालों से, 15-20 साल से वो बोल रहे तो फिल्म बना। लेकिन फाइनली मैंने एक स्टोरी उनके पास लेके गया कि भाई ये स्टोरी है, इस पर फिल्म बनाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वो बहुत खुश हुए, बोले कि अरे ये फिल्म जो स्क्रिप्ट में देख रहा हूँ वो स्क्रिप्ट अगर बन पाए तो बहुत बेहतर हो जाएगी। अब ये फिल्म कंप्लीट हो गई और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फाइनली ये सस्पेंस थ्रिलर जितना हमने इस फिल्म में रोमांस पे जोर दिया है, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, इंटेंस रोमांस है, डीप रोमांस जिसको कह सकते हैं। सस्पेंस सिर्फ फ्रेडरिक का सस्पेंस इस फिल्म में नहीं है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे सस्पेंस इस फिल्म को के साथ चलते हैं। फिल्म जैसे ओपनिंग होती है वहीं से एक सस्पेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, बट हम हर सस्पेंस को 10 मिनट 15 मिनट के बाद ओपन करते हैं तो अनफोल्ड होते जाता है। तो एक इंटरेस्ट बना रहता है लोगों का कि भाई अब चलो एक तो निकला, उसके बाद क्या। तो नॉन स्टॉप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 घटनाओं के साथ फिल्म चल रही है। उनको मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम था, जिसको मैंने मैनेज किया कि एक ही जो प्रेजेंट घटनाएं घट रही है, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है, तीनों को मैनेज कर चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसके लिए वक्त लगाया मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने कोई जल्दबाजी में फिल्म नहीं बनाई। 4 साल पहले स्टोरी लिखी और उस पर वर्कआउट किया, कैरेक्टर्स सोचे। प्रशांत जी उसके लिए बहुत फिट थे। मुझे 2 न्यू कमर्स चाहिए थे, न्यू कमर्स सुपर, जो अविनाश ने किया है काम, तुलना ने जो काम किया है, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। फाइनली ये फिल्म बांध के रखेगी सभी को, जब से बिगनिंग से लेकर एंड तक हिलने का मौका नहीं देगी। राजेश जी, फिल्म देखे हो, ऑब्जर्व किए हो, वो फिल्में हमें देखने को मिलेंगी और इतना टाइम आपने लगा दिया, तो क्या वजह रही कि आपने पूरा अपना टाइम लिया है? आप ये चाहते थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। और सर क्या वजह रही इतना टाइम लेने की? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में एक ये चीज़ आ गई थी कि अगर जल्दी जल्दी कुछ हुआ तो कहीं कुछ गलत ना बन जाए, या फिर मैं अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से बयान ना कर पाऊँ। बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये डिले होने का रीज़न था कि मेरी मॉम शूट के दौरान, मेरी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था 4th स्टेज का, और मैं बड़ा अपसेट हो गया। तो 8 मंथ तक तो मैंने फिल्म को वैसे भी फिल्म से दूर रहा था शूट करने के बाद। फिर दोबारा मैंने उस पर वर्कआउट स्टार्ट किया। नेचुरली पहला शूट किया तो मुझे कुछ कमियां दिखाई दी उसमें, कुछ चीज़ों में। तो वापस मैंने उन चीज़ों को वापस बटोरा और नई तरीके से उसे बनाने की कोशिश की। और इतनी बात ज़रूर है कि शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हर चीज़ें, जिसे कहते हैं ना, सुलझती गई,
डाउनलोडिंग होने लगे मेरे दिमाग में कि इस स्टोरी में ये हो तो अच्छा, ये हो तो अच्छा। बहुत सारी चीज़ें, जैसे सॉन्ग आपने देखे इस फिल्म के, डेफिनेटली सॉन्ग में आपको बहुत ही नयापन, फ्रेशनेस और एक जो जिसको कहते हैं मेलोडी दिखाई देगी। जो मेलोडी पहले के ज़मानों में हुआ करती थी, शायद मेलोडीज वापस आई हैं। और जहाँ तक सस्पेंस है, ये फ्रेडरिक कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में था, ये जब भी मैं इसके बारे में सोचता था तो सोचता था कि मुझे एक नया विलन बनाना है, नया विलन या नया कैरेक्टर जो फ्रेडरिक है, जो कभी किसी ने किसी फिल्म में नहीं देखा हो। मुश्किल होता है, इतनी सारी फिल्में बनी है अभी तक हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, बहुत सारी दुनिया में, उनसे कुछ अलग सोच के बनाना। 1 साल कम से कम मुझे लगा सिर्फ एक कैरेक्टर बनाने में, और मेरी जिद थी जब तक ये कैरेक्टर मेरे दिमाग से बनेगा नहीं तब तक मैं फिल्म शूट नहीं करूँगा। और फाइनली एक दिन वो कैरेक्टर बना, जिसको मैं जब मेरे दिमाग में आया तो मैं खुशी से पागल हो गया, खुद ही खुश हो गया कि अरे क्या बन गया। और आज वो फिल्म में आ चुका है जो सोचा था। हाँ राजेश जी, क्योंकि इतनी आपकी बातों से मालूम पड़ रहा है कि आपने सोच समझ के और बड़े ही उम्दा तरीके से कहानी का ताना बाना रखा है, तो न्यू कमर्स पे आपने जो भरोसा किया है, प्रशांत नारायण तो इस बहुत मजे हुए कलाकार हैं और उनकी एक्टिंग का एक लोहा माना जाता है। बाकी जो आई डोंट यू थिंक कि अगर जो नए न्यू कमर्स हैं, इन पर आपने एक दाव लगाया है, अच्छा हुआ नहीं हुआ और आपने अपने हिसाब से काम निकाला हुआ। अगर एक अच्छी स्टार कास्ट होती तो और एक बड़ा बूम होता और लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते आपकी फिल्म की तरफ। राजेश जी नहीं, देखिए, एक फिल्म होती है जहाँ अच्छी स्टारकास्ट की भी डिमांड होती है। स्टारकास्ट लेना बड़ी बात नहीं थी, हमारे फिल्म को प्रमोशन हमको पैसे के हिसाब से स्टारकास्ट नहीं ली, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जेन्युइनली 2 न्यू कमर्स चाहिए थे। अब देखिए, ऑडियंस जो होती है, जो देखती है, जो दर्शक हैं हमारे, वो एक चेहरे को बहुत सारे कैरेक्टर में देख चुके हैं और उन्हीं को वापस ऐसे में एक रियलिटी मिसिंग हो जाती है। मेरा मानना है कि बहुत सारे नॉन फेस से कुछ सच्चाई मिसिंग हो जाती है। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल शाहरुख को लूँ, सलमान को लूँ, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है अपने अंदाज से, मगर वो उनका एक स्टोरी पे वो हावी हो जाते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी बड़े स्टारकास्ट जो होते हैं वो स्टोरी से ऊपर हो जाते हैं, कहीं बार वो बाहर निकल जाती है, स्टोरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, वो थोड़े से अपने उनका ऑरा चलता है। यहाँ पर लोगों को ये दिखाना था कि एक सत्य, जैसे रियल इंसिडेंट हो रहा है, एक नए कैरेक्टर से नया इंसिडेंट चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाना था। और प्रशांत, जैसा भी नहीं कि सारे अननोन न्यू स्टार कास्ट है, लीड प्लेयर न्यू है, 2-4 है, बाकी सब नोन प्लेयर। अभी अनंत खेर जी है हमारे साथ, अनंत जोग जी है, राजेश खेरा जी है, ये नॉन कैरेक्टर्स है। और भी कैरेक्टर्स है जो काफ़ी नॉन फेस है, टीवी इंडस्ट्री से भी नॉन है। तो मैं कहूँगा कि 50% नॉन फेस है, 50% अननोन फेस है यहाँ पे। क्योंकि टैगलाइन आपकी फिल्म की है अब म्यूजिकल थ्रिलर, तो म्यूजिकल थ्रिलर कैसे होगी, प्लीज डिस्क्राइब करें। ये म्यूजिकल थ्रिलर इस बात ये है कि जिसका जो म्यूजिक है ये फिल्म की कहानी से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी सॉन्ग उठाएंगे तो ऐसे लगेगा कि ये फिल्म की कहानी कह रहा है, एक सिचुएशन बयान करता है उस सॉन्ग से। और अगर ये सॉन्ग इस फिल्म में, नॉर्मली ऐसी फिल्मों में सॉन्ग्स कम होते हैं या नहीं होते हैं, जो पेस जो फिल्म का सस्पेंस थ्रिलर का होता है, मगर ये सस्पेंस थ्रिलर साथ रोमांटिक फिल्म भी है। तो एक पेन को बयान करने के लिए कहीं ना कहीं एक माध्यम होता है म्यूजिक, एक सिचुएशन बयान करने का। एक हमारे हिंदी फिल्म में तो स्पेशली बहुत सालों से चलते आ रहा है कि म्यूजिक सबसे अच्छा बयान करता है अपने अंदर की भावनाओं को। तो ये सारे संगीत जो फिल्म से हैं, कहते हैं ना कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक म्यूजिक, अगर ऐसा तो नॉर्मल फिल्मों में एक म्यूजिक बनाना है इसलिए म्यूजिक बनता है, ये म्यूजिक इस फिल्म की जरूरत थी और इस जरूरत के अनुसार फिल्म में म्यूजिक बना है। और म्यूजिक बनाने में भी 1.5 साल हमने लगाए, बहुत ही ज्यादा। ऐसी बात नहीं कि किसी भी चीज को हमने छोड़ दिया इस फिल्म में कि चलो यार फिल्म में ध्यान दे दिया, म्यूजिक तो बन जाएगा ना। म्यूजिक में उतना ही ध्यान दिया गया है जितना हमने फिल्म में दिया। और नॉट ओनली प्रशांत नारायण, जितने भी कैरेक्टर्स हमारे फिल्म में, उनको किसी को ये सोचकर हमने नहीं सोचा कि भाई ये छोटा कैरेक्टर है, ये इसका छोटा रोल है, नहीं। उनको वही ट्रीट किया गया जैसे हमने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को किया फिल्म के। उनके साथ भी उतना ही ध्यान दिया गया, उनकी हर बातों को वैसे ही लिया गया जैसे बड़े के साथ हम लेते हैं। राजेश जी, म्यूजिक के अलावा
होता है ना, जैसे कि बैकग्राउंड स्कोर हो गया, उसके अलावा ग्राफिक्स हो गए, साइको थ्रिलर सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर हम फिल्मों को सॉरी दिखाया थोड़ा जाए। समझ डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपन आवाज़ थोड़ा कम करें, थोड़ी बात सॉरी जी। हाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि साइको थ्रिलर अगर फिल्म हम बनाते हैं तो उसमें ग्राफिक्स, बैकग्राउंड स्कोर, उसकी भी ज़्यादा अहमियत होती है। इन चीज़ों पे आपने कितना ध्यान दिया है? ग्राफिक्स तो हमने नहीं किया है, जी क्योंकि ग्राफिक्स थोड़ा मुझे जो लोकेशंस चाहिए थे वो लोकेशंस को मैंने, जैसे नॉर्मली हम आजकल VFX या क्रोमा ये सब चीज़ें होती हैं, हमने क्रोमा यूज़ नहीं किया इस फिल्म में। कोशिश की है कि जितना रियल चीज़ें दिखाई जाए फिल्म में। जी हालांकि चलिए VFX थोड़े बहुत यूज़ होते हैं, कोई चीज़ आज कुछ हल्के फुल्की चीज़ों के लिए हमने इनका ये सोच के ये फिल्म में सोचा था कि हमें कोई भी ऐसे टेक्निक का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं वो लेता हूँ तो मेरी रियलिटी जो सच्चाई इस फिल्म से जुड़ी है वो मार खाती है कहीं ना कहीं। तो लोकेशंस चुने हमने, केदारनाथ जो कि काफ़ी उत्तराखंड में बहुत ऐसी जगह है, चोफ्ता बोल के, वहाँ गए थे, जो बहुत डिफिकल्ट है वहाँ जाना, क्रू को साथ में लेते हुए जीप लेके जाना, पूरे चीज़ें ताम झाम लेकर, ऐसे ऐसे रास्ते थे। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम एक फिल्म के एक बंगले की ज़रूरत थी मुझे, जहाँ चारों तरफ स्नो हो। वो लोकेशन ढूंढने के लिए पहले से रेकी पे गए थे और वो लोकेशन फिक्स हुआ, फिर हम उसे जब हम शूट करने निकले तो पता चला काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है, हमारी गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती। तो हमारे सारे क्रू जितने लोग थे, कम से कम 22 से 25 लोग थे उस वक्त, 25 लोगों की टीम, हम पैदल चल पड़े, सब सामान हाथ में लेते हुए, कैमरा वगैरह सब हाथ में था, और 5 घंटे हम वो बर्फ पे चले। बर्फ के छोटे छोटे माउंटेन्स जैसे बन गए थे, तो जो होते ना वो क्या कहते हैं, बर्फ जमा हो चुकी थी रास्तों पे, तो हम बर्फ को हटाते हुए उस पर पैर जमा के इसको ज़्यादा जमाते हुए आगे गए। 5 आवर्स की जर्नी थी वहाँ तक पहुँचने की, जब हम अचानक बर्फबारी हो जाती है वहाँ पर। तो ऐसे थे, तो हमने रियल लोकेशंस को काफ़ी एक्सप्लोर किया है। उत्तराखंड के जो कहते हैं देवभूमि जैसी जगह है, तो वाकई जगह ऐसी लगती है वहाँ जाके कि यार वो जगह है कुछ खास बात। Rajesh, how did you come across as a director or a human being after doing this film? और लेट्स सपोज अगर अच्छा करती है, एवरेज करती है, नहीं करती, तो उसके बावजूद भी आप इस चीज़ से जुड़े रहेंगे, या फिर आप सोचेंगे चलो लेट इट बी, अब एक बना ली तो बहुत बना ली फिल्म? नहीं, ये फिल्म हम एक फिल्म के हिसाब से फिल्म नहीं बनाए हैं। ईवान एंटरटेनमेंट एक प्रोडक्शन हाउस बना है हमारा, जो आगे फिल्में बनाता रहेगा। अभी इसके बाद भी फिल्म डिक्लेयर करने जा रहे हैं हम। फिल्म एक फिल्म के हिसाब से हमने नहीं सोचा है, और स्टोरी है जो हमने रजिस्टर करा रखी है, इसके बाद उसको काम शुरू करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ इसके बाद मैं रेस्ट नहीं लूँगा, बस फिल्म बनाते रहूँगा। राजेश, साइको थ्रिलर फिल्म है, इसके अंदर एक्सप्रेशंस और इमोशंस काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो इसके अंदर जैसे आपने कहा कि 2 न्यू कलाकार हैं और एक प्रशांत जी तो मंजे हुए तो है ही है, तो मैं जानना चाहूँगा जो 2 नए कलाकार हैं उनके टैलेंट्स को आपने किस तरह से निखारा और किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया? सही बात है। एक बात होती है कि हमारी फिल्म में बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। बैकग्राउंड स्कोर हमारी एक कोई भाषा है, एक ज़बान होती है, जिसका मुझे बहुत पहले से बहुत ज़्यादा जानकारी थी मुझे इस मामले में। तो मैं एक्सप्रेशंस भी, देखिए अगर कोई सटल एक्ट करवाता है, एक्सप्रेशन सटल होने चाहिए, ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन वाले चेहरे फिर हम उसको म्यूजिक से कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने सारे कैरेक्टर से इतने नेचुरल और इतने सटल एक्ट करवाए हैं कि बैकग्राउंड ने अपना काम किया उसके बाद। और बैकग्राउंड संजय चौधरी जी ने दिया है। आपने इसमें एक सवाल किया था, बैकग्राउंड स्कोर बहुत महत्व रखता है। संजय चौधरी जी ने इसके पहले बेबी जो फिल्म में दिया था, आपने तुम धन पायो जी, आपने, तो उन्होंने इसका बैकग्राउंड दिया है और बहुत दिल से दिया, क्योंकि उनके लिए भी चैलेंजिंग था। उन्होंने कहा कि यार वो फिल्म में तो बहुत किया, वो ये फिल्म में चैलेंज इस बात का है कि बहुत मिक्स एंड मैच वो फिल्म चलती है। बैकग्राउंड को वापस चेंज करना, एक मूड को अचानक बदलना बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए, मगर उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करके बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड दिया इस फिल्म का। और सारे कैरेक्टर देखिए, मुझे अगर एज ए डायरेक्टर में सोचूं तो किसी भी कैरेक्टर को पहले हम जांचते परखते हैं कि वो कहाँ तक क्या काम कर सकता है, उस लायक है या नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे ले लिया और फिर उसे काम करवा लेंगे, नहीं, पहले मेरे कैरेक्टर के लायक है या नहीं, उसके एक्सप्रेशंस चेक होते हैं, उसके हर बातों को हम समझते हैं, फाइनली वो पास होते हैं।
Rajesh, any final words for your audience and viewers? और क्या उम्मीद रखते हैं आप फिल्म से देखिए, उम्मीद तो और दर्शकों से? हाँ, मैं सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि एक ऑनेस्ट फिल्म है, बहुत ही मेहनत और बहुत लगन से बनाई हुई फिल्म है। हमने ये नहीं सोचा कि फिल्म से पैसे कमाएंगे, ये करेंगे या बहुत बड़ा, हमने एक अच्छी और सच्ची फिल्म बनाई है जिसके लिए बहुत वक्त दिया है। अच्छा म्यूजिक, अच्छा लोकेशन, सस्पेंस ऐसा कि आप 2 घंटे तक हिल नहीं सके, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हर समय आपको एक कुछ नयापन, कुछ तो क्या पूरा ही नयापन है, और हर चीज में एक नयापन दिखाई देगा। शायद वो आपके, मैं कहूँगा कि लोकेशंस में नयापन होगा, डायलॉग्स में पूरे नयापन होंगे, कोई रिपीटेड चीज आप बिल्कुल इस फिल्म में नहीं देख पाएंगे। और मैं देखिए फाइनली जनता है, वो उसे पास करेगी, लेकिन भाई मैं भी इसके पहले जनता ही था, पहली फिल्म है, इसलिए फ्रेश आइडिया, फ्रेश चीज़ों के साथ आया हूँ। किसी को मैंने फॉलो नहीं किया, किसी फिल्म से कोई चीज़ नहीं ली, तो फ्रेश आइडिया के साथ ही फिल्म आई है। आप ज़रूर देखें और देख के अपनी राय, मैं आज जो कह रहा हूँ आप वही कहेंगे। थैंक यू सर। Start. Gudula, a very warm welcome to this conversation. Wants to know about your character in Frederick. क्या है और क्या how did you go about the researches and all that for this? The research. I mean, जब आपको किरदार सुनाया गया तो आपने कैसे प्रिपरेशन की, कितना टाइम लगा और कितना अलग रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? और दूसरी बात, जब आपने फिल्म के बारे में सुना तो आप कितने एक्साइटेड थे फिल्म को करने के लिए? एक्चुअली मैं इधर इस मूवी में जो हीरो है, उन कैरेक्टर का नाम है विक्रम, उनकी वाइफ का रोल प्ले करती हूँ। सो विक्रम IB एजेंट है और मैं भी IB एजेंट की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी होती, बट देन आई डोंट टेक इट एज अ करियर, क्योंकि आई एम वेरी फैमिली माइंडेड। मुझे फैमिली में फोकस करना है, मुझे मेरे हस्बैंड पे, मेरी सिस्टर इन लॉ पे फोकस करना है। बट देन द सिस्टर इन लॉ शी डिसअपियर्स इन मसूरी, शी गोज़ फॉर अ वेकेशन, उसे किडनैप कर लिया जाता है। सो आई यूज़ माई IB एक्सपीरियंस टू फाइंड हर। आई कम अप विद अ प्लान, मैं एक प्लान बनाती हूँ, एंड देन आई हंट फॉर हर, आई लुक फॉर द गर्ल एंड देन आई हंट फॉर द पर्सन दैट इज़ फ्रेडरिक, जिसने उसको किडनैप किया है, मेरी सिस्टर इन लॉ को किडनैप किया है। आई लुक फॉर द पर्सन। इट टर्न्स आउट फ्रेडरिक को कभी किसी ने नहीं देखा है, ऑल्दो उसका बहुत बड़ा नेक्सस है। कभी किसी ने उसको देखा नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है, कोई उसको मिला नहीं है। सो दिस इज़ द मिस्ट्री कि एट द एंड ऑफ द डे कौन है फ्रेडरिक। और इस रोल के बारे में ये कहना चाहूँगी, जब मुझे पहली बार बताया गया था, मुझे अप्रोच ही इसलिए किया गया था कि जैसे मैं हूँ वैसे, जैसे मैं रियल लाइफ में रिएक्ट करती हूँ सिचुएशंस में, वैसा ही रिएक्शन इस रोल में रिक्वायर्ड था, वैसा ही रिएक्शन चाहिए था। सो जो मेरे अंकल प्रोड्यूसर मनीष अंकल, उन्होंने मुझे बोला कि आई एम लुक्स के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से और जैसे मैं रिएक्ट करती हूँ उस हिसाब से आई वाज वेरी कंपैटिबल विद द रोल, एंड ही थॉट आई वुड डू जस्टिस टू द रोल। इट टुक मी लिटिल टाइम, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मूवी इंडस्ट्री में आऊँगी और मैं कभी एक्टिंग करूँगी। तो जब उन्होंने मुझे बोला, मैं बहुत ऑफ गार्ड हो गई थी और मुझे 2-3 दिन का टाइम लगा। उन्होंने मुझे समझाया कि अच्छा रोल है और मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, मुझे कोचिंग दी जाएगी, वर्कशॉप्स रखेंगे। तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग आई वाज लाइक, एक अपॉर्चुनिटी है और अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने किया ये रोल। और डोंट यू थिंक कि अगर आपके अंकल प्रोड्यूसर ना होते तो, और फिर जैसे कि आपने बताया इंटरेस्ट इतना भी नहीं था कि आप इस फील्ड में आए, तो आप होती या फिर कभी किसी और फिल्म के लिए अप्लाई कर पाती या फिर कुछ करियर ही ना होता? करियर शायद नहीं होता, क्योंकि मुझसे पहले 2 हीरोइन थी। एक जो फर्स्ट थी उनका कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनको नहीं आगे लिया गया, और सेकंड जो थी उनकी तो किडनी फेलियर हो गई। सो देन एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे मुझे पूछा गया था कि वुड यू लाइक टू डू इट, बिकॉज इवन दैट टाइम अंकल थॉट कि मैं काफ़ी कंपैटिबल रोल के लिए। ओके तो ना any uncanny incident while you were shooting for the film, कुछ ऐसे कुछ शेयर करना चाहें कि आप जो आप अभी भी मेमोराइज करती हो, रिकॉल करती हो? अच्छा, जैसे मुझे एक्सपीरियंस नहीं था एक्टिंग का। ओके, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था एक्टिंग का,
सो जब मेरा फर्स्ट शूट था, मेरा मसूरी में फर्स्ट शूट हुआ था, स्टार्ट हुआ था मसूरी से। सो फर्स्ट इनिशियली वो लोग मोन्टाजेस से शुरू किए थे, जहाँ पे मुझे काफ़ी कैमरा फ्रेंडली किया गया था, डायरेक्टली डायलॉग्स नहीं दिए गए थे। सो आफ्टर 2-3 डेज जब मुझे डायलॉग दिया गया तो एक्चुअली वो था कि विक्रम डोंट वरी, तुम्हारी रिचा मिल जाएगी। सो आई वेंट, आई जस्ट हैड टू वॉक एंड गो, और मैं कहा विक्रम डोंट वरी, रिचा मिल जाएगी। और बहुत ही वियर्ड रिएक्शन से मैंने उनके शोल्डर पे अपना सर रख दिया था। इट वाज अ वेरी बैड शॉट, और वो फर्स्ट टाइम जब मैंने डायलॉग बोला था, इट वाज वेरी बैड एंड एवरीबडी ऑन सेट वाज लाफिंग। सो हाँ, वो एक, और वो एक्चुअली कैप्चर भी कर लिया गया है फोटोज़ में। सो आई दैट इज़ अ शॉट जब मैंने फर्स्ट टाइम एक डायलॉग बोला था, तो वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। कितनी सेटिस्फाइड रही हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को? आई एम श्योर कि आपने जो रॉ फुटेज होगा फिल्म का वो देख ही लिया होगा। मैंने फिल्म देख ली है। आपने फिल्म देख ली है, तो अब कितनी सेटिस्फाइड हैं, या फिर आपको अब लगता है कि अब मैं ये फिल्म करती तो और ज़्यादा अच्छा कर पाती, समथिंग लाइक? नहीं, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि डायरेक्शन में ये ध्यान दिया गया कि मुझे पहले कैमरा फ्रेंडली करना है। मीनवाइल मेरी कोचिंग कैरेक्टर के हिसाब से अच्छे से की गई, वर्कशॉप्स रखते थे, मुझे कैरेक्टर में डाला गया। सो उस टाइम तक मेरे सिर्फ छोटे मोटे शॉट्स जहाँ पे मुझे मेरे एज सच एक्टिंग स्किल्स नहीं दिखाने थे, टू मेक मी कैमरा फ्रेंडली, वो सारे सीन्स लिए गए। एंड देन एज सुन एज आई वाज कैमरा फ्रेंडली, मुझे अच्छी खासी फाइटिंग सीन्स, मुझे सॉन्ग्स, डायलॉग्स सब दिए गए। तब तक मेरा काफ़ी अच्छा खासा वर्कशॉप हुआ करता था। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड एक्चुअली, आई गिव माई 100%, और जो रिज़ल्ट आया है, आई एम वेरी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मनीष अंकल, डायरेक्टर, एवरीबडी, दे आर वेरी हैप्पी। सो आई गेस मेकिंग देम हैप्पी इज समवेयर अचीविंग व्हाट आई डिड। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, को स्टार से आपको शूटिंग करते वक्त आपको कितना चैलेंजिंग लगा? खास तौर पर प्रशांत जी से, काफ़ी मजे हुए कलाकार हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपको शूटिंग के वक्त? प्रशांत जी के साथ मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, सो वो थोड़ा सा सैड पॉइंट है मेरे लिए कि मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करना था। बट देन जो हीरो है, जो कैरेक्टर का नाम विक्रम है, अविनाश जी, उनके साथ मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी, बिकॉज उन्होंने मुझे, इनफैक्ट ही वाज द वन ऑन सेट हु वाज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग मी कि अभी ये हम रोल करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू डू दिस एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिएक्ट। तो मैं ऐसे बोलूँगा और आई गिव यू अ लीड, यू फॉलो दिस, यू नो, आप मैं ऐसे बोलूँगा तो ऐसे आगे बढ़ना। एंड इट वाज वेरी नाइस एक्चुअली, इट वाज वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विथ हिम। सो एंड प्रशांत जी, आई एम वेरी श्योर अगर मैं प्रशांत जी के साथ स्क्रीन शेयर करती थी, ही वुड हैव डन द सेम, इनफैक्ट ही वुड हैव डन बेटर, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वो ऑन सेट बहुत खुश रहते थे, गाना गाते थे। तो आई एम श्योर कि वो मुझे अच्छे से कंफर्टेबल कर देते थे। ओके, फाइनली आप एक ऑफिशियली एक्ट्रेस बन गई हैं। हाँ। आप क्या महसूस कर रही हैं इस वक्त एक एक्ट्रेस बनने के बाद? बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग तो बहुत अच्छी है। क्या आपने कोई गोल सेट किया है आगे फ्यूचर के लिए कि मैं आगे भी फिल्मों में काम करूंगी, या फिर अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ऑब्वियसली एक मूवी से मेरा लॉन्च हुआ है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आगे तो बढ़ना ही चाहूँगी मूवीज़ में ही। जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वैसे आगे बढ़ना चाहूँगी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छी मूवीज़ आए, अच्छे ऑफर्स आए, एंड आई ग्रैब इट एज दे कम। ओके, एज अ न्यू कमर, एज एन एक्ट्रेस, आप अपने आप को किस मुकाम पर देखती हैं, और एज अ कंपैटिटर, मतलब दूसरे जो एक्टर्स हैं वो किसे आप मानती हैं? मैं अभी किसी पोजीशन में नहीं हूँ ये कंपैरिजन के। अभी 27 को रिलीज़ हो जाए जैसे आएगा, मैं और भी आई थिंक आई नीड मोर एक्सपोजर टू कंपेयर माई सेल्फ और किसी के साथ ऐसे नहीं। आई थिंक दिस इज़ इनवैलिड। और अगर मैं किसी को देखूँगी तो आई ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ शाहरुख खान, सो बट देन अगेन उन्हीं को मैं फॉलो करूँगी, पर एज सच नहीं, ऐसा कोई नहीं है एट दिस पॉइंट। जो भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं मैं सभी को अपना टीचर मानूंगी, बिकॉज आई एम इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है मेरा, मेरे को सब अभी सीखना ही है। हर एक जन से, हर एक्टर से, उनका छोटा बड़ा हर एक्सपीरियंस इज असेट टू मी। इनिशियल स्टेज। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप फिल्म से क्या उम्मीदें रख रही हैं? फिल्म से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आई वाज शॉक्ड
जब मैंने पूरी मूवी देखी, आई वाज शॉक कि मतलब द आउटकम जो डायरेक्टर ने मुझसे आउटकम निकलवाया, इट वाज सो अमेजिंग। आई वाज शॉक कि मैं इतना अच्छा दे सकती हूँ, एंड देन वो रोल को जस्टिफाई कर रहा है पर्सनली। और जो मूवी की लोकेशंस है, प्रशांत जी ऑब्वियसली वंडरफुल एक्टर, वो तो इट गोज विदाउट सेइंग। और सब लोगों ने छोटे से बड़ा जो भी रोल है बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है, एंड द मूवी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। हर जिसे सॉन्ग्स बहुत पसंद है, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन द मूवी विद ब्यूटीफुल सीनरी। और जिन्हें सॉन्ग्स बहुत पसंद है, जिन्हें सस्पेंस बहुत पसंद है, थ्रिलर बहुत पसंद है, इधर हर स्टेप में देयर इज 2 स्टोरीज गोइंग ऑन। उस हर स्टेप में आपको एक नया सस्पेंस खुलता है। सो बेसिकली वो एक छोटा छोटा सस्पेंस करके एंड ऑफ द मूवी में देयर इज अ बिग सस्पेंस। सो पीपल हु लव दिस विल एंजॉय द मूवी अ लॉट। any final words for your audience and viewers के क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये फिल्म देखी जाए? मैंने जैसे कहा कि हर स्टेज में सस्पेंस है, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर सस्पेंस किसे नहीं पसंद है, सभी लोगों को सस्पेंस पसंद है। सो आई एम एब्सोल्युटली श्योर पिक्चर जो भी देखने जाएगा, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू गो एंड वॉच दिस मूवी दिस 27th May, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर यू विल लव इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. जो भी आप फिल्में करते हैं बहुत सिलेक्टेड रहती हैं, और आपके जो रोल्स हैं वो भी बड़े उम्दा और यूनिक रहते हैं कि अगर आपको हटा के किसी और को इमेजिन किया है तो बड़ा मुश्किल है कि कौन ये कर पाता। तो कैसा रहा फ्रेडरिक का एक्सप्रेशन, आई मीन एक्सपीरियंस, एंड क्या कहना चाहेंगे फ्रेडरिक के बारे में? सबसे पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप भी समझते हैं कि जो रोल्स मैं करता हूँ वो थोड़ा मुश्किल होता है किसी और को सोच के करने का। सेकेंडली क्या है कि राजेश बुटाली जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, उनको मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि एक इतने मुश्किल रोल को उन्होंने मेरे हाथ में सौंपा। बिकॉज जो आदमी पहली बार फिल्म बनाता है और जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म का बैकग्राउंड है इनका, वो किसी को भी लेके इस फिल्म को कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने मुझे चुना। सबसे पहली बात तो उनके लिए उनको थैंक्स। और चूँकि ये एक बहुत ही इमोशनली मोटिवेटेड रोल है, ये दो इनके जो रोल है इसके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन he's not exactly very disheartened about the kind of things that he does. It's just that फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए मेरा एक बहुत बड़ा योगदान है, और I'm happy that I'm a part of this film, and एक फाइनल कट देखने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि फिल्म में काम करके। और फाइनली क्या होता है कि आप काम करते हैं और आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये करना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था, बट ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह गई है, एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ओके प्रशांत सर, आपने टीवी से शुरू किया, फिर आप छोटी फिल्म में, फिर आपने केतन सर को आपने असिस्ट किया 1 साल तक, और आई डोंट थिंक कि मतलब जिस तरीके का आप मशहूर कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार हैं, आपकी एक्टिंग का एक लोहा माना जाता है, लोग आपसे सीखते हैं, तो उस तरह का आपको पे बैक मिला है, उस तरह की फिल्में आपको मिल पाई हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी हर किसी का ड्रीम्स अलग होता है, अभी अगर मैं ये सोच के रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीऊँ कि यार शिट ये फिल्म में मुझे होना चाहिए था, या मेरे पास ये होना चाहिए था, मेरे पास वो होना चाहिए था, तो मेरी ज़िंदगी बड़ी दुखी हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज मेरे पास है, बहुत ही अच्छा दिन है आज, थोड़ी धूप है लेकिन कोई बात नहीं, तो शाम अच्छी होने वाली है। तो उस तरह से मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता हूँ, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा पे बैक अच्छा है कि नहीं है। बस मैं इस बात से खुश हूँ कि बहुत सारे लोग मेरा काम पसंद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ काम करना भी चाहते हैं, और स्पेशली नए लोग अपनी जो उनका जो एक्चुअल ड्रीम होता है कि हमारी पहली फिल्म है, हम
3 साल से लिख रहे हैं, 4 साल से लिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और वो लोग जो हैं मेरे से आके बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि आपके साथ काम करें, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि मेरा पे बैक यही है कि बहुत से लोग रियली मेरे साथ काम करना चाहते हैं। प्रशांत सर, टीवी से लेके फ्रेडरिक तक कितने बदलाव आप में आए हैं, एक्टिंग में कितनी चेंजेस आए हैं, और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या नया सीखते हैं? हम जानते हैं कि आप म्यूज़िक को बेहद प्यार करते हैं, आप गिटार आप बहुत अच्छा प्ले कर लेते हैं, और ये एक म्यूज़िकल थ्रिलर है, तो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या सीखने की प्रक्रिया रहती है आपकी? चूँकि मैं लिखता भी हूँ और मैं थोड़ा पेंटिंग वगैरह का शौक भी रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग इसलिए थोड़ा सा उनका दिमाग ख़राब होता है क्योंकि जब वो शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो फिर वो कुछ और नहीं कर रहे होते हैं, you know। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा बिजी रहता हूँ। शूटिंग जब मैं करता हूँ, एक्चुअली जब शूट होता है तो वो दिन मेरे लिए बहुत खाली रहता है, क्योंकि मैं सिर्फ वो एक चीज़ कर रहा होता हूँ, you know। मेरे मोबाइल्स भी साइलेंट रहते हैं, मेरे वैनिटी वैन में रहते हैं, मैं मोबाइल्स भी सेट पे नहीं ले जाता हूँ, you know। तो इसलिए 1-2 सीन करने के लिए होता है फिल्म में, तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम तभी रहता है जब मैं एक्चुअली शूटिंग करता हूँ। तो उन हालातों में मुझे लगता है कि मैं शूटिंग में ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ और मैं अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ। लेकिन जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो मैं लिखता हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, मैं गिटार प्ले करता हूँ, इतना नहीं मतलब, लेकिन मैं कंपोज़र हूँ, तो इसलिए जो मैं गाने बनाता हूँ वो मेरे बहुत सारे गिटारिस्ट दोस्त हैं जो मेरे साथ मेरी मदद करते हैं उसमें। और पेंटिंग का शौक़ है मुझे, you know, और मेरी भी हाल ही में शादी हुई है, मेरी 2 साल की छोटी सी बच्ची है, you know, तो उसके साथ मैं बहुत टाइम बिताता हूँ। तो इस तरह से मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ही एक्साइटिंग है, और आई कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई रीड स्क्रिप्ट्स अ लॉट, और ऐसा नहीं है कि आपके पास और कौन-कौन से एक्टर हैं, आपने किसको म्यूज़िक डायरेक्टर लिया है, आपने कौन है आपका क्या। एक स्क्रिप्ट अगर जब मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको सिर्फ स्क्रिप्ट के बल पे उसको मैं हाँ बोलता हूँ। बाकी जो लोग आए हैं चाहे नहीं आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है कि अच्छा ये स्क्रिप्ट दिया उन्होंने मुझे, ये रोल के लिए मुझे दिया है, तो मैं उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन के साथ हाँ या ना बोलता हूँ। प्रशांत सर, क्योंकि आपके मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अभिनय का लोहा माना जाता है, बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं आप, और सीन में जान डालने वाली चीज़ें आप हमेशा ही करते हैं। कोई भी आपकी फिल्म होती है, कोई भी एक सीन ले लिया जाए तो आपके सामने कुछ न्यू कमर्स खड़े थे, और हमेशा एक अच्छे कलाकार को अपने सामने को स्टार्स भी मंझे हुए चाहिए होते हैं, तब उसका वो सीन निकल के उभर के आता है। तो फ्रेडरिक की बात करें तो क्या एक्सपीरियंस रहा है इन को स्टार्स के सामने साथ काम करने का, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो आपको अभी भी याद आते हैं फिल्म के दौरान, कुछ ऑन लोकेशन हुए हो? मुझे हमेशा लगता है कि मैं जब शूट पे जाता हूँ तो सीरियसली मैंने जो काम किया है, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती हैं, you know। तो मैं जब जाता हूँ सेट पे तो मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरा पहला दिन है, ये मेरे सामने मेरे कुछ नए लोग हैं जिनका चेहरा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बाय द टाइम शूट ख़त्म हो जाएगा ये लोग सब मेरे दोस्त होने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई न्यू कमर है या कोई ऐसा है, मुझे लगता है कि मैं भी न्यू कमर हूँ, you know। तो मेरा अप्रोच भी ऐसे ही रहता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ अरे यार बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, ऑल दैट, बट मेरा सिनेरियो बहुत ही कंफर्टेबल सिनेरियो। मैं ऐसे कुछ जताता नहीं हूँ किसी को भी कि मैंने कुछ अभी 40 फिल्में कर ली हैं, you know, या आपने तो आपका पहला फिल्म है ये, तो ऐसा मैं एज अ मेरा नेचर भी नहीं है, और एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो आई डोंट बिलीव इन ट्राइंग टू पुट समबडी डाउन। मैंने हमेशा सबको मोटिवेट ही किया है, किसी को नीचे दबा के मैं आज तक ऊपर नहीं गया हूँ। अगर ऐसा करना होता तो मैं काफ़ी ऊपर होता। तो फ्रेडरिक में भी मेरे साथ अविनाश हैं और तुलना है, और बाकी बहुत सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, लेकिन अविनाश और तुलना के बारे में चूँकि उन लोगों की
ये पहला फिल्म है, सो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो पहली बार काम कर रहे हैं, क्योंकि अविनाश ऑल्सो, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम अविनाश के साथ में है, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा जैसे कि मैं किसी न्यू कमर के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ही समझदार और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर की तरह उन्होंने पूरी फिल्म में काम किया, और आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको उनका काम भी बहुत अच्छा लगेगा। और तुलना जो है, तुलना ऑल्सो has done a fantastic job. She is playing an IB agent जो who leaves all these things just so that that she can maintain her family. तो उनके लिए family more important है, और but then the training of an IB agent helps her in the film, and उनका भी motivation अलग है, और I think मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब के साथ काम करके। ईशान सर, कोई भी फिल्म किसी भी एक्टर को मिलती है तो वो एक होमवर्क शुरू कर देते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है आपके करेक्टर के लिए। तो ये वजन घटाना, वजन बढ़ाना और बाल कटा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, आप कभी नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? ये जो वजन बढ़ाना, ये वजन बढ़ाना, घटाना, ये 8 पैक बनाना, दाढ़ी लगा देना, और ये सब बहुत बचकानी चीज़ें हैं, जैसे अमर चित्र का था में जो है लोग फोटोग्राफ्स बनाते हैं, वैसे मेन चीज़ों से थोड़ा परे, मुझे लगता है कि आपको कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपको इतना ज़्यादा उसके फिजिकलिटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा एक्टिंग आती नहीं है, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं अपना 8 पैक दिखा दूँ, या उनको मैं बता दूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है रोल के पीछे। मैं कभी कोई होमवर्क नहीं करता हूँ, मैं एकदम खुले दिमाग से सेट पे जाता हूँ और डायरेक्टर की सुनता हूँ बातें, और मेरा मोबाइल अलग रहता है, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, मैं कोई घड़ी फ्रूट जूस ना मंगवाऊँ और ये ना करूँ वो ना करूँ। मैं सिर्फ अपना काम में ध्यान देता हूँ, और उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी फिजिकल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मैं दिल से काम करता हूँ तो वो सामने नज़र भी आती है। ईशान सर, क्योंकि जो भी एक्टिंग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको देखते हैं, नसीर साहब को देखते हैं, बच्चन साहब को देखते हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे कि आप किनको अपना आइकन मानते हैं, और कौन सी फिल्में हैं जो आपकी हमेशा फेवरेट रही हैं और जिनको आप लोग अप करते हैं? ऐसी कोई खास फिल्में नहीं है जो जिसको मैं ऐसे लुक अप करता हूँ, या ऐसे कोई पर्सनालिटीज़ नहीं है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, या जो मेरे घर में उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, ऐसे कोई भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई फील कि जिन के आपने नाम लिए हैं वो सब भी अपना काम करते हैं जैसे वो करते हैं, और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को कंपैरिजन करना है तो वो कर लें, नहीं करना है तो ना करें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत जी, आप थिएटर भी कर चुके हैं, सीरियल पे और पिक्चरों में आप दिखाई देते हैं। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। जब आप टीनेज थे, तब आपको लगा था कि मुझे एक्टिंग करना है, या फिर ऐसा कौन सा लम्हा है जिसकी वजह से आपको खुद के अंदर इन्वेंशन नज़र आया कि मुझे एक्टिंग करना है, एक्टिंग में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है? एक्चुअली एक्टिंग जो है सीरियसली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि वो शव डाउन माय थ्रोट, मेरे एक्चुअली जब मैं दिल्ली में था तो एक केतन मेहता की यूनिट आई थी सरदार पटेल, तो मैं 1-1.5 साल जो है समीर चंदा का असिस्टेंट था, मैं एक आर्ट डायरेक्टर था। Then I was a costume designer for something, and I was Ketan's assistant for some time. तो मेरा मानना था कि अगर मैं इन सब चीज़ों में मेरा नॉलेज होगा तो आई कैन बी अ वेरी गुड प्रोड्यूसर, लाइक एन इंटरनेशनल प्रोड्यूसर। जो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो थोड़ा पैसा ऑर्गेनाइज करता है, बट बाहर जो प्रोड्यूसर जो होता है वो हर एक चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और मैं उस तरह का एक प्रोड्यूसर बनना चाहता था मैं। तो मेरा एक प्ले प्रेमचंद का मैं प्लेस डायरेक्ट कर रहा था उस टाइम पे, तो मेरे एक्टर्स हुआ करते थे हमारे आजकल के डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, और एक और एक्टर जो भूल गया, नहीं, मनोज के साथ मैं दिल्ली में थिएटर करता था मैं,
मनोज, आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा, ये लोग सब मेरे साथ में थे उधर, तो उनके टच में नहीं हुए। तो यहाँ पे मैं तो भरत रंगाचार्य एक बहुत बड़े सीरियल बना रहे थे परिवर्तन करके ZTV पे, तो ये लोग गए थे वहाँ पे उनको ऑडिशन देने के लिए, और चूँकि मैं डायरेक्टर था उस प्ले का, तो मैं भी गया था उनके घर पे। थोड़ा सा मैंने उनका फर्नीचर वगैरह थोड़ा इधर उधर करके मैंने बोला कि ये लोग मेरे एक्टर लोग हैं, ये इनके एंट्री एग्जिट्स के लिए मुझे ये लोग प्ले के बाद जो है आपका फर्नीचर वापस लगा देंगे बोल के, बस चलो बोल के मैं चला गया था। तो उनको प्ले अच्छा लगा भरत को, फिर उन्होंने इनको पूछा कि वो जो पहले जो आया था वो कौन था। तो अनुराग ने बोला कि वो हमारे डायरेक्टर थे भाई, तो उन्होंने बोला कि इज एन एक्टर ऑल्सो, सो उन्होंने बोला कि नहीं वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो which was true, I really didn't want to be an actor, तो पता नहीं क्यों भरत को ऐसा लगा कि मेरे से मिलना चाहिए। तो मैं 2 हफ्ते उनसे भागता रहा मैं, कि मुझे हर जगह से इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि he wants you to call him and all that, मैं भागता रहा था उधर, मैं उनको अवॉइड कर रहा था, लेकिन किस तरह उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और फिर परिवर्तन में एक ऐसा रोल मुझे सुनाया जो which was one of the main roles, और बहुत ही एक्साइटिंग रोल था वो, और बस अब उन्होंने ऐसा कर दिया, और इट वाज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज 3-4 हफ्ते में जो है दैट सीरियल बिकेम सो पॉपुलर, और मैं हकलाता था उस टाइम पे, एज एन कैरेक्टर के लिए, तो लोगों को रियली लगा कि यार ये किसको ले लिया है जिसको बात भी नहीं करना आता है, उसको इतना बड़ा रोल दे दिया है, सो इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन for me to become an actor, and then lots of things ऐसे इतने सारा काम करने के बाद फिल्में, नाटक और थिएटर, आपको अपना ही कोई काम जो बेहद पसंद आया हो, जिसको आप कहते हैं यार ये तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया, समथिंग जैसे मर्डर में आपने वो विलन किया था, लोग काफ़ी डरे, बच्चे रोए, तो कुछ ऐसी चीज़ आप पे याद औरतें दूर भागी मतलब ऐसा कुछ बताना चाहेंगे फिल्म में आपकी, जो आपकी पर्सनल फेवरेट आपकी थी? इसलिए चूँकि मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पास हमेशा काफ़ी सारा गैप रहता है हर प्रोजेक्ट के बाद में, सो मैं फटाफट जो है 2-2, 3-3 शिफ्टों में अलग अलग फिल्में, अलग अलग टेलीविजन प्रोग्राम करता नहीं। इवन व्हेन आई एम डूइंग टेलीविजन, मैं एक ही टेलीविजन का एक पर्टिकुलर वो करता हूँ, मैं बहुत रेयरली जो है मैं 2-3 काम एक साथ करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इवन 1-1 घंटे का एपिसोड जो मैंने किया हुआ है, दे आर ऑल्सो वेरी स्पेशल एपिसोड्स टू मी, और मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम किया है, और ऐसा कुछ अभी आप वही वाली बात है कि आप एक माँ है जिसके 4 बच्चे हैं, आप उसको पूछ रहे हो कि मतलब आपके 4 बच्चे हैं, इसमें सबसे फेवरेट कौन सा है, तो ऐसे ही मेरे लिए मेरी 38-40 फिल्में हैं। कोई परफॉर्मेंस जो नाम ले लीजिए जो आपको भी रैंडमली भी याद आ रही हो, जो बहुत मेरा एक बहुत ही छल एक फिल्म है जो मेरी पहली फिल्म थी, छल है, वैसा भी होता है। एक जर्मन फिल्म मैंने किया था, शैडोज ऑफ टाइम, मैं और इरफान है उसमें, सो उसमें बंगाली सीख के मैंने वो फिल्म किया था, और वो डायरेक्टर जो है ऑलरेडी ऑस्कर वगैरह जीत चुके थे, तो उनके साथ काम करके, पूरा जर्मन यूनिट के साथ काम करके भी जो है, जो द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट इट वाज टू शूट ओवर देयर इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, सिंग साउंड बोली, सो और वो इतना कमाल की फिल्म निकल के आई है वो, तो अगर आप देखेंगे इट्स कॉल्ड शैडोज ऑफ टाइम, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी फिल्में एक्चुअली जो मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं एक्चुअली, सो मैं मर्डर 2 जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गई है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्शन बैनर दैट इट वाज मेड, एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ महेश एंड मोहित एंड ऑल दीस पीपल। तो उससे पहले भी बहुत सारी फिल्में डिश किया हूँ, एक कुछ 3-4 मेरी फिल्म हैं जो अभी भी अनरिलीज हैं, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है वो सब। द वाइट एलिफेंट, अभी एक फिल्म आने वाली है देसी बम, बहुत सारा काम है। मैं अभी एक्चुअली मैं बता नहीं पाऊँगा कि कौन सा फेवरेट है। फ्रेडरिक बहुत फेवरेट मेरी फिल्म है, क्योंकि इसमें जो रोल है बहुत ही
बहुत ही थिन लाइन में राजेश ने इसको लिखा है और अच्छी बात यह है कि वो प्ले मैं ही कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स को जैसे ही मौका मिलता है कि यार अरे यार इसमें तो बहुत भयंकर डायलॉग है, मुझे बहुत ऐसा 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 है, तो मैं इसको ज़रा खुल के ज़रा पब्लिक के लिए मतलब है ना ताली बजवा दूँ तो उन सब चीज़ों से मैं हमेशा बचता आया हूँ। और इस फिल्म में भी बहुत सुंदर डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत पावरफुल लाइंस हैं इसमें और उसको एक थिन लाइन पे प्ले करना बहुत ज़रूरी था। तो अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में मैं हूँ तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको फिल्म देख के। प्रशांत जी, एक दमदार फिल्म बनने के लिए एक दमदार एक विलेन एंटागनिस्ट का रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप एक दमदार एंटागनिस्ट स्पेशली उसके लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक विलेन बनने के लिए क्या क्या खासियत की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं एज एन एक्टर? सबसे पहले बात तो आपको सोचना पड़ेगा कि जब तक फिल्म खत्म नहीं हो रही होती है आप हीरो हैं और फिल्म के एंड में जब हीरो आपकी पिटाई करता है तो आप विलन है उस टाइम पे तो इट्स फाइनली which is it's finally a role you must understand that that I find roles of heroes extremely boring. मुझे हमेशा लगता है कि that everything is with the hero. मतलब लाइनें भी ऐसी लिखी जाती हैं कि हीरो जो है ज़्यादा हीरो लगे तो जब इतना सारा सपोर्ट होता है एक एक्टर के लिए तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत बोर करती हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग एक जैसा काम जो है पिछले 20-25 साल से करते कैसे आ रहे हैं मतलब उनको बोरियत नहीं होती है और मैं आई गॉट अ वेरी लो थ्रेशोल्ड ऑफ बोर्डम तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट काम करता रहूँ ताकि मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट रहे, मेरी आंखों में चमक रहे अगर और मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में फिल्म्स करता हूँ, मैं तमिल, मलयालम, बंगाली, हिंदी and they are very different types of people outside जहाँ पे भी जाता हूँ काम करने के लिए तो और सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपको पूरा करना पड़ता है फाइनली and that keeps me going on because everybody is different, everybody is like doing a different movie and they all want me to be a part of one of the main parts of the film which is like really an important part of the film and that keeps me going on and I like to take risks. मुझे हमेशा थोड़ा रिस्क लेना अच्छा लगता है मेरे को it keeps me on my toes मैं इस बात से डरा हुआ नहीं रहता हूँ कि अरे मेरी ये पिक्चर नहीं चली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा यार मैं कौन विलन लेगा मेरे को ये सब मैं सोचता नहीं हूँ। मैं जाके अपना काम करता हूँ, दिल से काम करता हूँ और मैं डरता नहीं किसी चीज़ से। प्रशांत जी, आखिरी सवाल आज के म्यूज़िक और मैं गिटार लेके बैठूँ तो मैं आप लोगों के सामने अभी एक नया गाना बना सकता हूँ दैट्स अ ग्रेट टैलेंट। अब मैं लिखता भी हूँ so I write lyrics also so it's actually a complete package so और मुझे लगता है कि चूँकि मैं बहुत सारे ये आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम्स और ये डायरेक्शन और ये सब करता हूँ तो मैं जब सेट पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी नानी के घर पे गया हूँ सो आई फील एज कम्फर्टेबल एज दैट तो इसलिए मैं बहुत ही कम्फर्टेबली चीज़ें कर सकता हूँ मैं जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कितने सारे लोग हैं यार यहाँ पे इनको जानते हैं और इनके सामने मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी ये सब मेरे दिमाग में नहीं होता है मुझे लगता है कि मैं अपने घर पे आया हूँ आई नो एवरीथिंग मैं तो पूछ लेता हूँ कौन सा लेंस लगाया भाई ये मैं सब पूछ लेता हूँ आई नो व्हाट द फ्रेम इज आई नो और फाइनली फिल्म एक्टिंग और टेलीविजन एक्टिंग इज फाइनली अगर आपको फ्रेम मालूम है आप फ्रेम के अंदर एक्टिंग कीजिए फाइनली इट इज एक्टिंग इज फाइनली अबाउट दैट कि आप एक फ्रेम के अंदर कितने इफेक्टिव हैं आप 25 पे कितना एक्टिंग कर रहे हैं 50 पे कितना एक्टिंग कर रहे हैं या 16 पे कितना कर रहे हैं कौन सा आपका फ्रेम चल रहा है 24 चल रहा है कि 48 चल रहा है 72 चल रहा है क्या चल रहा है अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो आप वैसे अच्छे एक्टर हो जाएंगे आपको ये बहुत सारा तकलीफें लेके एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको बस
फ्रेम में एक्टिंग कीजिए आप, उतना ही अच्छा होता है। ओके ज़्यादा म्यूजिक की बात हुई है, सॉरी टू फॉर दिस के कोई भी एक चीज़ अगर आपको आपकी ही बनाई हुई आपको याद आती है या 2 लाइन अगर आप बताना श्योर मैन श्योर, क्यों नहीं यार। दिल के और करीब मेरे टूटे टूटे ख्वाब हैं, जिंदगी में देते सितम छूटे छूटे यार हैं, भूल के भी जो ना भूले वही तेरी याद है, भूल के भी जो ना भूले वही तेरी याद है। उन यादों को तुम जरा संजोए सा रखना, इश्क बुलंदी चढ़े फरियाद शाम का, भूल के भी जो ना भूले वही तेरा साथ है, भूल के भी जो ना भूले वही तेरा साथ है, दिल के और करीब मेरे। क्या बात है। चलो आने वाली फिल्मों में ऐसा हो सकता है कि आपके गाने या आपके कंपोजिशन सुनने को मिले हैं या फिर कोई एक प्राइवेट एल्बम आपकी आए। You never know यार, lots of things which are happening, so अभी कुछ ऐसे पक्का कुछ नहीं है, ऐसे लेकिन कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ओके दादा, फाइनल वर्ड्स फॉर फ्रेडरिक जो आप कहना चाहें अपनी ऑडियंस से कि क्यों देखें ये फिल्म। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें प्रशांत नारायण है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? It's a very special film. It's a part of a dream of a person जो हमारी इंडस्ट्री के नहीं है, जो और मैं हमेशा चाहता हूँ कि जितने भी अलग अलग किस्म के जो काम करते हैं वो सब अपना कुछ भी करके हमारी इंडस्ट्री के लिए काम करें। उसी तरह से हमारे प्रोड्यूसर लोग, हमारे डायरेक्टर लोग, ये लोग सब डायमंड मर्चेंट्स रहे हैं ऑल दैट, बट उन लोगों का भी एक इच्छा है, उनकी भी एक ड्रीम है कि वो भी एक फिल्म बनाएं, और उन्होंने भी एक ऐसी फिल्म बनाई है जो बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए भी, और जो उन्होंने चाहा है, जो उन्होंने सोचा है, वैसे ही हो भी गया है। तो इसलिए गॉड विलिंग आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा फिल्म देख के। एंड मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि बहुत ही मेहनत लगा के, बहुत ही -डिग्री टेम्परेचर्स और पता नहीं कैसे कैसे मुश्किलातें झेल के हम लोगों ने फिल्म बनाई है, और बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक है, और इट्स एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर जो आपको रियली आपको बिठाए रखेगा और आपको एंटरटेन करेगा। और बहुत सारी फिल्में जो मैंने देखी हैं हाल फिलहाल, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है ये फिल्म। हालांकि आपके पास ज़्यादा सुपरस्टार नहीं है, बस इसी बात की कमी है कि, और मैं खुश हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा सुपरस्टार नहीं है। तो आप सब लोग जो है बिना कोई बहुत भयंकर एक्सपेक्टेशंस लिए बगैर आएंगे तो आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, एंड यू रियली एंजॉय इट। Thank you so much, Dada, for talking to us, and wish you all the best for Friday. Thank you so much. Thank you.